तो ब्राह्मी शताब्दी के अंत में बिहार पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्क, अफगान और मुगल शासकों की विशिष्ट देन स्थापत्य कला के क्षेत्र में रही। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का मकबरा है। ठीक है, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है दो तरीके से, मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का मकबरा कहाँ पे है, तो क्या बताओगे? बिहार बिहार शरीफ। शरीफ में। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार शरीफ में। किस काल का है, तो क्या बताओगे? तो ध्यान रखना, तुर्क का। ठीक है, तो तुर्क का। बिल्कुल तुर्क समय का है या फिर मध्यकालीन काल का है, या फिर आपको ध्यान में रखना है तो ये आपका तुर्कों से संबंधित है। मलिक इब्राहिम मलिक बयां का मकबरा कहाँ पे मिलेगा आपको? बिहार शरीफ में। ठीक है, एक मकबरा आपको और भी मिलता है, आपको सासाराम में स्थित मिलता है, जिसको बोलते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा। अगर पूछा जाएगा किस शैली का बना हुआ है, तो ये ध्यान में अफगान शैली का है। ठीक है, कौन सा शैली है? अफगान। शेर शाह सूरी भी अफगानी थे। ठीक है, शेर शाह सूरी कौन थे? अफगानी थे। ठीक है, तो शेर शाह सूरी भी जो अफगानी थे, ये भी अफगान शैली का बना हुआ। ठीक है, इनके पूर्वज जो थे मुगलों के साथ मुगल आई थिंक लोदी के साथ या फिर मुगल के साथ भारत में प्रवेश किए थे। इनके दादा परदादा, उतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान में रखना से दे आर अफगानी, वो अफगानी थे। और शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो भी क्या है? अफगान स्थापत्य कला का सबसे सुंदर नमूना है। और शेर शाह सूरी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने अपने जीवन में ही करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको पूरा कराने का श्रेय उनके पुत्र को जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब इस मकबरा का निर्माण कब से कब तक हुआ? ठीक है, तो देख 1535 से लेके 1545 तक। शेर शाह सूरी जो पूरी तरीके से शासक जो बने थे 1540 में बने थे। कब बने थे? 1540 में बने थे। ठीक है, 1540 से लेकर 1545 तक शेर शाह सूरी का शासनकाल माना जाता है। ठीक है, लेकिन मकबरा का निर्माण जो था 1535 में ही शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय शेर शाह सूरी जो थे जहाँ पे मकबरा है मतलब बिहार का एक तरह से सूबेदार की भूमिका में थे, लेकिन शासक की भूमिका में दिल्ली पे अधिकार 1540 में इनका होता है। ठीक है, किस कला का सुंदर नमूना है, तो क्या बताओगे? किस कला का सुंदर नमूना है? अफगान स्थापत्य कला का। ठीक है, अब आते हैं इसकी मकबरा का आकार कैसी है। ठीक है, कैसा मकबरा है, इसका आकृति कैसी है? अष्टकोणीय है, ध्यान में रखना, पूछते हैं एग्जाम में कैसी है इनकी आकृति, कैसी है, तो क्या बताओगे? अष्टकोणीय है। कैसी है इनकी आकृति? तो इनकी आकृति अष्टकोणीय है। दूसरी बात, झील के बीचों बीच में है। कैसा है ये? तो झील के बीचों बीच में है। ठीक है, ध्यान में रखना, मकबरा अष्टकोणीय है, झील के बीचों बीच में है। और झील के बीचों बीच में कहने का मतलब है, ठीक है, चौकोर चबूतरे पर बना है। ठीक है, अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला का ये अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, ये अंतिम भी है और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। ठीक है, ध्यान में रखना। मुगल शैली का बिहार में सर्वश्रेष्ठ मकबरा की बात करें, सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला की बात करेंगे तो क्या है, क्या बताओगे? तो इब्राहिम खां काकर के द्वारा बनाया गया शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, जो कि किसके शासनकाल में बना था? ठीक है, इब्राहिम का। जहांगीर। बिल्कुल ठीक है, हाँ, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब बना था तो क्या बताएंगे? 1617 में बना था। कब बना था? 1617 में बना था। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ था? तो इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। ठीक है, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का भी प्रभाव। ये लाल पत्थर जो था ना स्थापत्य कला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसे अकबर के समय में आप देखोगे आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, लाल किला की बात की वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। दिल्ली में जाओगे तो आपको मिलेगा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। तो कई जगह पे लाल बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे, ये मकबरा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता था। और मेनली जो थे बनारस में, बनारस के आसपास की जगह हो गया चुनार वगैरह से लाल बलुआ पत्थर आपको मिलती थी। ठीक है, तो मकबरा निर्माण में इस पत्थर का काफी अधिक प्रयोग होता था। ठीक है, पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज हॉलैंड की शैली से प्रभावित है। पटना सिटी, पटना सिटी में आप जाओगे तो वहां पे पादरी की हवेली मिलेगी, बांकीपुर चर्च मिलेगी, सबके सब किस शैली से बनी हुई है? तो सबके सब गोथिक शैली से बनी हुई है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो कि सीधा सीधा प्रश्न पूछ देते हैं। जैसे हरिचंद मंदिर की बात करेंगे, कहाँ पे है ये? कहाँ पे मिलेगा? रोहतासगढ़ में। शिव मंदिर आपको बैकुंठपुर में है। आपको मखदूम शाह दौलत की समाधि की बात करेंगे, पटना मनेर में है ये। ठीक है, बख्तियार खां का मकबरा की बात करेंगे, चैनपुर में है। ठीक है, चैनपुर ध्यान में रखें। बख्तियार खां का मकबरा, इसकी हत्या किसने की थी? बख्तियार खां की हत्या किसने की थी? तो अली मर्दान नामक एक अधिकारी ने ही हत्या कर दी थी, जो इसी का साथी ही था। तो अली मर्दान के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। चैनपुर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चैनपुर कहाँ पे पड़ता है? तो आई थिंक ये बिहार शरीफ में है सर।
ठीक है, एक बार करेक्ट कर लेना, मुझे ध्यान सर नहीं है, आई चैनपुर थिंक सर बिहार भभुआ शरीफ भी में। पड़ता है, भभुआ डिस्ट्रिक्ट में भी चैनपुर पड़ता है सर। नहीं, वो चैनपुर नहीं होगा सर, बिहार शरीफ में बख्तियार खां का मकबरा है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए ना बख्तियार खां का मकबरा कहाँ पे है। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे, तो पता ही है आपको, सासाराम में है। कब से कब बना, तो 35 से लेके 45 तक बना है। आकृति कैसी है इसकी, अष्टकोणीय है, ध्यान में इसको रखना है। कौन सी शैली की बनी हुई थी, क्या बताओगे? अफगान स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है, ठीक है। ध्यान में ये आपको रखना है, ठीक है। अब आते हैं चित्रकला के विभिन्न शैली। तो बिहार में जो चित्रकला का जो डेवलप होता है वो आपका पाल है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो मधुबनी है। उसके बाद बात करेंगे तो मंजूषा है, ठीक है। और भी है क्या कोई? ये तीन चार मेन है, ठीक है। हाँ, एक छूट गया आपका, पटना कलम छूट गया। इसमें से 8 नंबर फिक्स है, मेंस में आएगा ही आएगा, ठीक है। चारों पे प्रैक्टिस कर लेना है, समझना है कि 8 नंबर मेरे फिक्स हो गए, ठीक है। 100 या तो पटना पाल से पूछ दे, मधुबनी से पूछ दे, ये बोला सर। मंजूस भभुआ। क्या भभुआ जिला में क्या है वो, चैनपुर। चैनपुर भभुआ जिला भभुआ में। में नहीं होगा, नहीं, दूसरा कैमूर में है। चैनपुर है वो, कैमूर में है। वही तो ठीक है। हम और बोले। बख्तियार खां का मकबरा कैमूर में है। नहीं हाँ, नहीं, भभुआ दे रहा है आंसर। चैनपुर भभुआ कैमूर में डिस्ट्रिक्ट ही में ही है। पड़ता है सर, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र भी है। नहीं, भभुआ चैनपुर सही है। कहाँ पड़ता है सो नहीं, मतलब मकबरा कहाँ पे है सो एग्जैक्ट बताइए, हाँ हो सकता सर, है दो दो चैनपुर चैनपुर। हो। वही अच्छा, कैमूर सर। के ठीक है, तो फिर लिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। तो ये पाल कला, मधुबनी चित्रकला की शैली, मंजूषा जो कि भागलपुर अंग प्रदेश जिसको कहते थे, और पटना कलम, ठीक है। इसमें सबसे नवीनतम जो रहेगा ना, जो सबसे बाद में डेवलप हुआ, पटना कलम हुआ, ठीक है। इसके पीछे भी कहानी है, बताऊंगा क्यों डेवलप हुआ, क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं पाल चित्र शैली। बिहार में चित्रकला का विकास का स्पष्ट प्रभाव पाल वंश के शासनकाल से मिलता है, ठीक है। यह सबसे पुरानी मानी जाती है। यह युग में पांडुलिपियों के चित्रण के अतिरिक्त दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण देखे जा सकते हैं। ऐसी चित्रित पांडुलिपियां तार पत्र पे लिखी जाती थी, तार का पत्ता जानते हैं ना, उस पे चित्र बनाया जाता था, ठीक है। अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस समय के साथ क्या होता था, खराब हो जाता था। इसके सबसे उदाहरण की बात करेंगे, अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरक्षा दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, अष्ट सहस्रिक, ठीक है, प्रज्ञा परमित और पंचरक्षा, ये चित्र है, ठीक है, किस काल से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? पाल से, ठीक है। क्या है, तो पाल से, ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। पाल युगीन चित्रकला में बुद्ध के जीवन के दृश्यों के अतिरिक्त महायान परंपरा में पूजे जाने वाली बौद्ध देवी देवताओं का चित्रण भी आपको देखने को मिलता है। दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है बौद्धिज्म में, ठीक है। दो सेक्ट बन के निकलता है, एक क्या था, ठीक है। हिनयान। महायान। हाँ, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्या था, हिनयान, एक क्या है, महायान, ठीक है। दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हिनयान वाले जो थे, बुद्ध को एज ए गॉड नहीं पूछते थे, बुद्ध को क्या समझते थे, तो बुद्ध को मतलब क्या, एक प्रबुद्ध समझते थे, ठीक है, महान व्यक्तित्व समझते थे, कभी भी, ठीक है, देवता मानकर उनका पूजा नहीं किया। जबकि महायान वाले जो थे वो बुद्ध को पूजते थे, ठीक है। हिनयान और ना। इसी वजह से महायान, हिनयान नहीं, ठीक है, महायान वाले जो थे बुद्ध को पूजते थे, इसी वजह से उनका क्या हुआ, तो उनका चित्र भी बनाना शुरू किया गया, ठीक है। तो विभिन्न बौद्ध देवी देवताओं का चित्रण भी आपको देखेंगे तो पाल काल के समय में होता है। बौद्ध धर्म का पाल शासकों पे बहुत अधिक प्रभाव था, लेकिन इनके समय में जो हिंदू देवी देवताओं जो थे उनका भी मतलब क्या था, प्रश्रय दिया जाता था, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, हालांकि प्रभाव जो था बौद्धिज्म का ही बहुत ज्यादा प्रभाव था। इन चित्रों को बनाने में कलाकारों की दक्षता साफ झलकती है, और इन्हें संसार के चित्रित पांडुलिपियों में सुंदर में उदाहरणों में से एक कहा जाता है, ठीक है। आप ये देखें भित्ति चित्र, भित्ति चित्र क्या होता था बताएंगे, ठीक है। भित्ति चित्र दीवारों को पर क्या उगाया होता था जाता था। बताइए, दीवार पे उगाते थे पहले को, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। भित्ति चित्र की बात करेंगे तो दीवारों पे उगाया जाता था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भित्ति चित्र के ऊपर नालंदा जिले के सराय स्थल से प्राप्त हुआ है, ठीक है।
ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित एक बड़े चबूतरे के निचले भाग पर कुछ ज्यामितीय आकार के फूलों के आकार, मनुष्य एवं पशुओं का चित्रण होता था। अब ज्यामितीय आकार का फूल क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये ठीक है, ये मैंने कुछ बना दिया, ठीक है, ये क्या है? ये कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ बना दिया, तो ये ज्यामितीय आकार का क्या हो गया? फूल हो गया, ठीक है। मनुष्य का चित्र बना देते थे, पशु का चित्र बना देते थे दीवालों पे, ठीक है। ये कहाँ से मिला? सराय से मिला। सराय आपको हाजीपुर के पास में पड़ता है, वैशाली जिला है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनमें हाथी, घोड़ा, नर्तकी, बोधिसत्व और जम्भाला प्रमुख है। इन चित्रों की शैली पर अजंता और बाकी गुफाओं का चित्रों का शैली का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। अजंता आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, बाकी गुफा आपको मध्य प्रदेश में, तो इनका भी असर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो थे, अब कोई प्रश्न आपसे ऐसा पूछेगा, पाल चित्र शैली जो है मुख्यतः किससे प्रभावित है? तो मुख्यतः तो बौद्धिज्म से प्रभावित है, लेकिन इनपे हाँ, अन्य धर्मों का भी, मुख्यतः हिंदू धर्म का भी इस पे आपको प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और मुख्यतः कैसी चित्र बनाई जाती थी? तो पांडुलिपि पे चित्र बनती थी, मेंशन करना है इसको, ठीक है, अपने मेंस वाले में, ठीक है। और क्या था? तो और भित्ति चित्र होते थे, ठीक है। और कहीं पे आपको गुफा में भी आपको चित्र बनाई गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य है। अब आते हैं पटना कलम। अब क्या था यहाँ पे? मुगल साम्राज्य का जैसे ही पतन होता है, तो मुगल साम्राज्य का पतन जो होता है औरंगजेब के शासक बनने के साथ ही प्रारंभ होता है। और जब तक औरंगजेब शासक रहता है तब तो ठीक ठाक चलते रहता है। जैसे 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 ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसी के साथ ही मतलब मुगलों का पतन प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, ठीक है। और इसी के साथ ही मुगलों का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से पतन हो जाता है। तो औरंगजेब के समय में ही देखोगे, इसमें मतलब चित्रकला को या फिर किसी भी कला को प्रश्रय देना बंद कर दिया गया था। इसके पीछे दो कारण बनाए जाते थे। औरंगजेब जो था कट्टर सुन्नी था और किसी भी कला से उनको कोई भी मतलब नहीं था। उसका ऐसा मानना था, से कला के पीछे अगर जो भी मतलब अर्थ की मतलब खर्च हो रहा है वो पूरी तरीके से बर्बादी है। यहाँ तक कि अपने पिताजी के द्वारा बनाए गए विभिन्न ताजमहल वगैरह, लाल किला वगैरह, जो भी उसकी उनके शाहजहां निर्माण करवाया, सबका वो बहुत बड़ा विरोधी था। तो उसने अपने दरबार से जितने भी गायक, जितने भी संगीतकार, जितने भी लेखक, जितने भी चित्रकार था, सबको मतलब क्या किया? निकलवा दिया। ऐसा कहते थे उसके समय चित्रकला की अर्थी उठी थी, ठीक है, औरंगजेब के समय में, ठीक है। तो जो भी चित्रकार जो थे, सबके सब सडन मतलब दरबार से जो निकाले गए, तो ये रातों रात मतलब बेरोजगार हो गए। अब करे तो करे क्या? तो उन्होंने मतलब क्या किया? विभिन्न क्षेत्रों में जाके नौकरी की तलाश करना शुरू किया, ठीक है। लेकिन उनमें क्या थी? उनके चित्रकला में विलासिता थी। विलासिता दैट मीन्स कहने का स्प्लेंडेड, क्या होता है ये? तो वो जो चित्र बनाते उसमें भव्यता झलकती थी। मुगलों की ठाट बाट, ठीक है। दरबार का चित्र बनता था, जो सिंहासन पे शासक बैठा हुआ है, ठीक है। तरह तरह के चित्र बनती थी जिसमें ठाट बाट दिखती थी। अब वो जब घुले आम जनमानस में, ठीक है, तो उनके चित्र की प्रासंगिकता तो वहां पे नहीं रही। अब एक आम जनमानस को क्या मतलब? ऐसे दरबार चल रहा है, राजा बैठा हुआ, उस चित्र से उनको क्या लेना देना है, ठीक है। तो जब ये जो मुगलों के दरबार से निकले जब चित्रकार जब आसपास के क्षेत्रों में गए, तो ऐसे ही पटना के आसपास जो पहुंचे, तो यहाँ पे पहले से चित्रकला का एक शैली जो था चल रहा था, और उनके साथ इनका मिक्सअप हो गया, और इसी के साथ एक नए चित्रकला के शैली का जन्म हुआ, जिसको बोलते थे पटना चित्रकला, पटना कलम चित्र शैली। इसमें क्या था? तो इसमें आप देखोगे सिस्टर, आम जनमानस के द्वारा किए गए क्रियाओं का बहुत अधिक संजोग आपको देखने को मिलता है। जैसे जैसे मछुआरा जो मछली पकड़ रहा है, जाल फेंक रहा है, ठीक है। एक लड़की जो है सो मतलब एक महिला जो है मछली को बेच रही है, ठीक है। या फिर मतलब सामान्य जनमानस का जो विभिन्न प्रकार का जो क्रिया जो होता है, वो चित्रों के माध्यम से दिखाने जाने का प्रयास किया गया, ठीक है। इसको यूरोपीय चित्रकला भी कहते हैं, इसको कंपनी चित्रकला भी कहते हैं, ठीक है। इसको पटना कलम चित्र शैली भी कहते हैं। विभिन्न नाम से इनको जाना जाता था। तीसरी चीज ध्यान में रखना, ये चित्रकला पे मुख्यतः पुरुषों का बहुत अधिक प्रभाव था, ठीक है। तो इसमें महिलाएं चित्रकार इक्का दुक्का ही मिलती है। जैसे आप मधुबनी पेंटिंग में आप देखते हो ना, मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यतः आप देखोगे वहां पे महिलाओं की प्रधानता है, उसी तरह की से यहाँ पे पुरुषों की प्रधानता है, ठीक है। तो मुगल स्वराज के पतन के बाद चित्रकारों का सम्राट का प्रश्रय न मिलने के कारण चित्रकारों का पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा। वहां उन्हें मुगल शासकों जैसा प्रश्रय तो नहीं मिला, किंतु जीवन यापन की सुविधा तथा संरक्षण राज्यों की चित्रकला को विकसित एवं प्रोत्साहन करने हेतु अवश्य मिला, ठीक है, ध्यान में रखना है। 1760 के दशक में पलायी चित्रकार तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि आज के पटना में वापस आए। चित्रकारों ने राजधानी के लोदी, कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मचरहट्टा,
तथा नित्यानंद का कुआं क्षेत्र में कुछ चित्रकारों ने आरा तथा दानापुर में बसकर इन चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव किया, जिसको पटना शैली या फिर पटना कलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जगह ध्यान में रखना है। मुगलपुरा हो गया, लोडी कत्ता हो गया, दीवान मोहल्ला हो गया, मच्छरहट्टा हो गया, नित्यानंद का कुआं क्षेत्र में, तथा कुछ चित्रकारों ने आरा में, दानापुर में, पटना से सटा हुआ ये सब के सब। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बसे और इनके द्वारा जिस कला का जो विकास हुआ, जिस चित्रकला शैली का विकास हुआ, उसको पटना शैली या फिर पटना कलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो चित्रकार जो था उनका नाम था सेवक राम। कई बार पूछा जाता है बोला सेवक राम किस कला से संबंधित है, तो पटना कलम से संबंधित है सेवक राम। ठीक है, ध्यान रखो, सबसे शुरुआती चित्रकारों में से एक है। पटना कलम के चित्रकारों को अपनी चित्रकारी है तो वे साधन उपलब्ध ना हो सके, बिल्कुल नहीं हो सकता था, जो कि दिल्ली के दरबार में थे, क्योंकि दिल्ली के दरबार में पैसा की बहुत अधिक थी, तो उनको भव्यता भी मिलती थी, साधन भी थी। इसलिए उन्होंने मुगलकालीन सुविधाओं जैसे पशु पंक्षियों के बाल तथा पंख, खनिज रंग, स्वर्ण वर्क तथा हाथी दांत आदि का प्रयोग को त्याग दिया, क्योंकि ये काफी खर्चीला था। किसी आम जनमानस के लिए इन सभी चीजों को व्यवस्था करना संभव नहीं था। उसके जगह पे किसका प्रयोग किया? ठीक है, तो उसके जगह पे ध्यान रखें, बल्कि चित्र विषयों में भी आमूल परिवर्तन कर दिया। अब चित्र विषय में क्या परिवर्तन हुआ, तो वहां पे के चित्र में क्या थी, उनके चित्र में ठाट बाट झलकती थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, सामान्य जनमानस का, ठीक है, आम लोगों की जिंदगी को कैनवास पे जगह दी गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है मजदूर, ठीक है, खेत को जोत रहा है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति बाजार में कोई सामान बेच रहा है, मछुआरा जो है जाल फेंक रहा है, तो इस तरह का चित्र जो थे यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो पटना कलम शैली स्वतंत्र रूप से पहली ऐसी कला शैली थी जिसने आम लोगों के उनकी जिंदगी को कैनवास पे जगह दी। पहले जो कला जो होती थी, चित्रकला जो होती थी, स्वतंत्र नहीं होती थी, क्योंकि उसमें केंद्र में कोई ना कोई लोग होते थे। केंद्र में लोग कहने का मतलब, अगर कोई संगीत वगैरह हो रहा है तो देखिएगा किसी व्यक्ति का प्रशंसा हो रहा है, उसमें कोई चित्रकला की कोई शैली है तो कोई ना कोई व्यक्ति केंद्र में, उसी के आसपास सारी चित्रकला घूम रही है। जैसे सम्राट को आदेश दे रहे हैं शासक, ठीक है, कोई काम कर रहा है, ठीक है, या फिर दरबार लगा हुआ वहां पे मतलब बैठे हुए, तो इस तरह का केंद्र चित्रकला बनाई जाती थी, वो स्वतंत्र नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, आम जनमानस की चित्र बनी, जिससे मतलब क्या हो गया, चित्रकला क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। वाटर कलर पर आधारित इस शैली की शुरुआत करीब 1760 के आसपास मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार में हुई। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 1760 के आसपास मुख्यतः मुगल बादशाह अकबर के दरबार में दो कलाकारों नौहर और मनोहर ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में उसके शिष्य पटना में आकर इन शैली के कई प्रयोग किए और आम लोगों के जीवन शैली पर इनका कलाकृति बनाई गई। ठीक है, तो नौहर और मनोहर का नाम आपको ध्यान में रखना, पटना कलम से संबंधित है। इस शैली का तेजी से विकास हुआ, चारों ओर इसकी प्रसिद्धि फैल गई। 18वीं शताब्दी के मध्य में चित्रकला के तीन स्कूल थे, एक मुगल थे, एक एंग्लो इंडियन थे और एक जो था पहाड़ी था। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन पटना कलम इन सब में तेजी से जगह बना ली। ठीक है, तो मुख्यतः कौन थे, मुगल, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन, जैसे ब्रिटिश जब यहाँ पे आए तो भाई कोई ना कोई आर्ट लेके तो वो भी तो आए, और यहाँ पे पहले से आर्ट जो था दोनों का मिलने से क्या बन गया, एंग्लो इंडियन बन गया। ठीक है, और साथ में एक पहाड़ी भी थी जो कि कुमायूं के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रचलित थी। कुमायूं मतलब उत्तराखंड वगैरह का इलाका जो था उसको कुमायूं बोलते हैं, और बाद में जाके पटना कलम भी आ गया। ठीक है, पटना कलम बाद में इंडो ब्रिटिश के नाम से जाने लगा, इनको कंपनी भी कहते हैं, कंपनी कला भी कहते हैं। सामान्यतः इस शैली में चित्रकारों को व्यक्ति विशेष, पर्व त्योहार, उत्सव और जीव जंतुओं का महत्व दिया गया, जो कि आम जनमानस से मुख्यतः क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, इस शैली में ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का प्रयास किया गया। अधिकांशतः गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्का पीला और गहरे नीले का प्रयोग किया जाता था। पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकारों में सबसे पहला नाम किसका निकल कर आता, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्या नाम है इनका, मैंने बोला था याद कर लेने के, सेवक राम का। क्या नाम है, सेवक राम, क्योंकि ये सबसे पहले के चित्रकार में से एक है। ठीक है, अन्य नाम की बात करेंगे इसमें हुलास लाल है, ठीक है, जयराम दास है, शिव दयाल लाल है। ठीक है, ऐसे प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मुझे बताओ कौन सा चित्रकार पटना कलम से संबंधित है। ठीक है, फिर मेंस में भी आपको 7 नंबर 8 नंबर में भी लिखना है, तो लिखना पटना कलम के प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित है, जिनमें से सेवक राम सबसे पहले चित्रकारों में से एक है, हुलास लाल, जयराम दास, शिव दयाल लाल, ये सब के सब चित्रकार है। ठीक है, इसमें अधिकांश चित्रकार कौन होते थे, मैंने पहले ही बताया पुरुष होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनको पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर चित्रकार जो थे क्या थे, पुरुष थे। मुगलोत्तर काल में, मुगलोत्तर काल में क्या मतलब कि आफ्टर द, देखिए दो तरह से मुगल को बांटते हैं। ठीक है, एक मुगल जो होता है 1526 से लेके
1707 तक, ठीक है। ये पूर्व मुगल हो गया। एक हो उत्तरोत्तर मुगल जो होगा, मतलब 1707 से लेके अब 1857 तक कह लीजिए, ठीक है। यहाँ से मुगल का क्या होता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ठीक है। इससे पहले मुगल जो थे बहुत अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो बात जो दी हुई है, मुगलोत्तर काल में पटना शैली में हाथी दांत की चित्रकारी फली फूली काफी विख्यात हुई। लालचंद्र, गोपाल चंद्र इसके दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। तो हाथी दांत की चित्रकारी की जाती थी। इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार जो थे, जिसका नाम था लालचंद्र और गोपाल चंद्र, जिन्हें बनारस के महाराज ईश्वरी नारायण सिंह ने अपने यहाँ जगह दी थी, ठीक है। तब बनारस के महाराज हुआ करते थे ईश्वरी नारायण सिंह ने, उन्होंने लालचंद्र और गोपाल चंद्र को जगह दी थी, जो कि पटना कलम से संबंधित है, हाथी चित्रकारी के लिए जाने जाते थे। ब्रिटिश काल में देखोगे तो ब्रिटिश काल के अंत तक ये शैली भी लगभग अंत के करीब पहुंच गई। श्यामलाल नंद और राधा मोहन प्रसाद इस शैली के कलाकार थे। अब बोलोगे पटना कलम के पतन के कारणों पे कभी कभी चर्चा पूछा जाता, भाई पटना कलम का पतन क्यों हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिए, इस चित्रकला के शैली का पतन होने का, डाउनफॉल होने का कारण क्या था। तो कुछ कारण है, जैसे कैमरा का उदय हो चुका था, ठीक है। कैमरा का उदय हो जाना किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, पतन का कारण होता है ना। जैसे देखिएगा, मोबाइल में कैलकुलेटर आ जाने से कैलकुलेटर चला गया, मोबाइल में घड़ी आने से घड़ी का कहानी समाप्त हो गया, रेडियो का कहानी समाप्त हो गया, टीवी की प्रासंगिकता पहले के कंपैरिजन में काफी कम हो गई। उसी तरह से आप देखोगे, फोन में कैमरा आ जाने से कैमरा का कहानी समाप्त हो गया। पहले लोग क्या करते थे, लोगों को देख के चित्र बनाया जाता था, क्योंकि कैमरा नहीं है। कैमरा आने से वो सारी समाप्त हो गई। तो पटना कलम को समाप्ति में कैमरा का आना बहुत बड़ी कारण है। राधा मोहन प्रसाद ने पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी थी, जो कई दशकों से देश का कला गतिविधियों का केंद्र का प्रमुख केंद्र रहा, ठीक है। तो पटना आर्ट कॉलेज की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, राधा मोहन प्रसाद के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो राधा मोहन प्रसाद पटना कलम से संबंधित है, उन्होंने पटना आर्ट कॉलेज की नींव भी रखी थी। ईश्वरी प्रसाद वर्मा भारत के पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे। तो दो का नाम याद ध्यान में रखना है, एक का नाम सेवक राम और दूसरा का नाम ईश्वरी प्रसाद शर्मा, क्योंकि सेवक राम वाज द फर्स्ट, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद वाज द लास्ट, ठीक है। तो दोनों का ध्यान में रखना है। तो ईश्वरी प्रसाद शर्मा जिनका देहांत 1949 में हो गया, तो 1949 के बाद ही देखोगे तो इसका पूरी तरीके से डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो 1949 में उनका देहांत होता है, और उसके बाद पटना कलम शैली भी उन्हीं के साथ खत्म हो गया, ठीक है। आखिरी चित्रकार थे वो, और उन्हीं के साथ पटना कलम शैली भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो दो चीज आपको ध्यान रखना, पहले चित्रकार का नाम क्या है पटना कलम शैली का, सेवक राम। सेवक राम, और दूसरा का सबसे अंतिम का नाम क्या रहेगा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो दोनों का तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि इनका देहांत 1949 में होता है, इन्हीं के साथ ये कला भी क्या होता है, इनके देहांत के साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। बनारस के महाराजा का नाम देखिए ना सर, ईश्वरी नारायण सिंह, अंतिम हाँ ईश्वरी प्रसाद वर्मा हाँ, उससे भी आप चाहोगे तो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जी। अब यहाँ पे देखेंगे ईश्वरी प्रसाद जी ने बहुत सारी चीज, मतलब आकृति, मतलब चित्र बनाई थी, ठीक है। उनका 50 से ज्यादा कलाकृति पटना आर्ट कॉलेज में अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। वही पटना आर्ट कॉलेज की स्थापना किसने की थी, राधा मोहन प्रसाद ने की थी, जो कि खुद भी पटना कलम से जुड़े हुए थे। अब इनके द्वारा जो बनाया गया चित्र क्या है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। यहाँ पे पटना कलम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। महादेव लाल ने उन्होंने चित्र बनाया था, गंधारी का चित्र। गंधारी जो था कौरव, सॉरी क्या नाम उनका यार, किसकी माँ थी गंधारी, दुर्योधन की माँ थी, ठीक है। दुर्योधन तो की। उसका चित्र बना हुआ। माधवलाल द्वारा निर्मित रागनी तोरी पर आधारित चित्र हैं। शिवलाल द्वारा रागनी तोरी पर आधारित चित्र। यमुना प्रसाद द्वारा चित्रित बेगमों की शराबखोरी का चित्र। ये सब जो बेगमों की शराबखोरी, रागनी तोरी पर आधारित चित्र, ठीक है, गंधारी का चित्र, ये सब पटना कलम से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो थे किससे थे, तो पटना कलम से थे। इनको आपको ध्यान में रखना है, बेसिक चीजें कैसे कैसे फ्रेम में आया, ठीक है, समाप्ति के कारण क्या था, कैमरा का क्या होना, आविष्कार हो जाना, ठीक है। किसी भी आर्ट एंड फॉर्म के लिए सबसे बड़ा वही एक रीजन होता है। और इसके बाद मैंने कुछ चीजें बताई थी, ठीक है। नौहर मनोहर की बात करेंगे। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में दो कलाकार थे, इनका भी संबंध पटना कलम से ही था। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। चित्रकला के संबंधित तथ्य हैं। सबसे पहले पाल चित्रकला समझते हैं। तो पाल चित्रकला किस पे बनाई जाती थी, किस पे, पांडुलिपि पे, ठीक है। फिर मतलब दीवार पे जो चित्र किया जाता था उसको कौन सा कला कहते थे, चित्र, हेलो, भित्ति चित्र। भित्ति चित्रकला,
बिल्कुल ठीक है। अब पांडुलिपि जो थी किस पे बनाई जाती थी? पांडुलिपि चित्रण किस पे होती थी? तार के पत्ता पे। ठीक है, तो तार के पत्ता पे होती थी। अष्ट सहस्रिक, ठीक है, पंचरक्षा पांडु, चित्रलिपि, बुद्ध के जीवन पे लघु चित्र, इन पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे तांत्रिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलता था। अब तांत्रिक प्रभाव से संबंधित कौन सा विश्वविद्यालय था? ये क्या कहते हैं नहीं, ओदंतपुरी सर। ओलंतपुरी नहीं था तांत्रिक प्रभाव, आई थिंक विक्रमशिला होगा। ठीक है, चेक कर लेना, विक्रमशिला ही होगा। ठीक है, अब आते हैं पटना कलम। पटना कलम को किस नाम से जानते हैं? मुगल और ब्रिटिश प्रभाव था, इसलिए इसको कौन सी शैली बोलते थे? कंपनी शैली भी कहते थे। कागज और हाथी दांत पे लघु चित्र बनाए जाते थे, छोटे होते थे। क्या इसकी विशेषता थी? तो दैनिक जीवन का चित्र बनता था। प्रमुख चित्रकार कौन है? तो गुरसहाय लाल, झुम्मक लाल, शिवदयाल, लालचंद, कन्हैया लाल, भैरव जी, सोना कुमारी। ठीक है, ये महिला सोना कुमारी। ठीक है, इसका नाम याद रख सकते हो। गोपाल लाल, ज्यादा में लाल ही लगा रहेगा। मधुबनी चित्रकला की बात करेंगे तो भित्ति चित्र होता था, दीवार पे बनाते हैं ना, अभी भी आप देखोगे, शादी ब्याह देखे हो, कोहबर देखो कि नहीं देखो, देखना तरह तरह का चित्र दीवार पे बनाया जाता है कोहबर में। ठीक है, जी, जहाँ पूजा हाँ वो होती है। मधुबनी, हाँ मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, अरिपन हो गया, लोक कला हो गया, स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जिस तरीके से पटना कला में किसकी प्रमुख भूमिका होती थी? पुरुषों की। और उसी तरह से मधुबनी चित्रकला में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो महिलाओं यहाँ की। पे महिलाओं की होती है। ठीक है, दीवार पे भी बनाते हैं। अब अब चले जाओ यहाँ पे दरभंगा भी, मधुबनी जंक्शन पे गए हो कभी? देखना दीवार पे बहुत जी सारा चित्र बना हुआ है। ठीक है, जी। कपड़े पे बना सकते हैं। अभी कपड़ा पे क्यों चर्चा में था? अभी निर्मला सीतारमन जी जो बजट जो प्रस्तुत करने हैं, तो उन्होंने साड़ी जो पहन रखी थी, वो उस पे मिथिला आप देखना से क्या, मधुबनी पेंटिंग था हाँ उसमें। मधुबनी पेंटिंग बनी हुई थी। तो अब प्रश्न हम्म, पूछ सकता है, चर्चा में रहा है। ठीक है, कागज पे हम्म, भी बना सकते थे। और मुख्यतः इसकी विशेषता क्या थी? हमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या, तो आपका मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग या फिर मधुबनी चित्र शैली समझ लीजिए, मिथिला भी कहते हैं इसको, क्योंकि मिथिला का क्षेत्र काफी बड़ा है, क्योंकि भारत में ही नहीं, मिथिला नेपाल में भी है। ठीक है, जी तो इसको मिथिलांचल की लोक चित्रकला शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है इसमें? तो महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, मधुबनी चित्र शैली का पहला साक्ष्य मैथिली कवि विद्यापति की रचना कृति पटाका से मिलती है। ठीक है, तो इनकी रचना जो है कृति पटाका, ठीक है, और कृति लता, दोनों इन्हीं की रचना है। ठीक है, दरभंगा महाराज जो थे ना, शिव सिंह के दरबार में ये रहते थे। ठीक है, एक मिनट, किनके दरबार में रहते थे? शिव सिंह। ठीक है, तो शिव सिंह के दरबार में रहते थे विद्यापति जी। और इन्होंने लिखी थी नचारी। नचारी जो था ना, शिव स्तुति जो थी, उनके लिए भी ये जाने जाते थे। ठीक है, कृति लता, कृति पताका में इनके बारे में आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पे रहने वाले थे? अगर जगह पूछते किस गांव में इनका जन्म हुआ था, तो मधुबनी में एक जगह बिस्पी। ठीक है, कौन सा गांव का नाम है? बिस्पी। तो बिस्पी में विद्यापति जी का जन्म हुआ था। ठीक है, हाँ, अब ब्लॉक है कि जगह नहीं, क्या है गांव नहीं पता, लेकिन बिस्पी है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कैसे बनते थे? तो एक इनका भित्ति चित्र होता है, दीवारों पे अरिपन है, और एक पट्ट चित्र भी होता था। ठीक है, तो तीन प्रकार है मधुबनी चित्र शैली का, भित्ति चित्र, अरिपन, पट्ट चित्र। इसमें क्या होता है? प्रतीक का प्रयोग किया जाता था। देखिए, ऐसी शैली जो थी ना, इसमें प्रतीक का प्रयोग होता था। ठीक है, जैसे केला का प्रयोग क्या होता था? मांसलता इसका प्रतीक है। मछली का प्रयोग देखिएगा क्या, काम उत्तेजना, कोहबर घर में देखिएगा मछली का चित्र बनाया जाता है, ध्यान में देखना आप। ठीक है, सुग्गा जो था, काम वाहक सुग्गा, तोता का बोलते हैं, डेट मीन्स पैरोट। ठीक है, बांस क्या चीज का प्रतीक था? वंश वृद्धि का। सिंह क्या चीज का प्रतीक था? शक्ति का प्रतीक था। हाथी घोड़ा ऐश्वर्य का प्रतीक था। ठीक है, हंस मयूर की बात करेंगे, क्या होता? हंस और मयूर व्हाइट होता है ना, शांति का प्रतीक था। ठीक है, और सूर्य और चंद्र जो थे दीर्घ आयु का प्रतीक था। तो ये सारी चीजें जो थी यहाँ पे होती थी। ये मुख्यतः यहाँ पे क्या था? चित्र के माध्यम से एक तरह से भाषा का भी ज्ञान होता था। ठीक है, कहीं ना कहीं हर चित्र जो था कुछ ना कुछ क्या करती थी? इंडिकेट करती थी। गोसनी घर की सजावट, गोसनी समझते हैं? गोसाई देवता होता है, हर आदमी के घर में एक देवता होता है। ठीक है, वो देवता को देखिएगा साल में एक बार निकाला जाता है, पूजा होता है। और जब पूजा जहां पे होगा तो उनके देवता का जो घर जो था वहां पे क्या किया, सजाया जाता है। ठीक है, तो गोसनी घर की सजावट के चित्र धार्मिक महत्व के होते थे। इस कला के विकास में ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवारों का मुख्य योगदान था। बोलोगे सर कायस्थ परिवार क्या है? तो ऋग्वेद के समय में आप देखोगे कितने प्रकार के वर्ण की चर्चा है, कितने प्रकार के वर्ण हैं?
चार गो। चार। 4 गो, ठीक है। कौन कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य। शूद्र, वर्ण। हाँ ठीक है, तो और कास्ट स्त्री। इन चारों वर्ण में नहीं आते हैं, ठीक है। तो कास्ट जो है इन चारों ही वर्ण में नहीं आते हैं, ठीक है। तो कास्ट जो है से एक अलग ही है, ये वर्ण में नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। ना तो ये जाति है ब्राह्मण है, ना तो क्षत्रिय है, ना तो ये शूद्र है, और ना तो ये वैश्य है। अब कास्ट क्या है? तो कास्ट अगर नहीं समझ रहे हो तो सिंपल सा समझ लो, इनका जो काम जो था, ठीक है, खाता बही का देख रेख करना, ठीक है, अकाउंट वगैरह ये सब संभालना। तो देश के बड़े बड़े कम दबाव। सीए वगैरह जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। हिंदी में लाला जी देखिएगा, आसपास के फैमिली में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो कास्ट परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये वर्ण में नहीं आते, ये मैं समझाने की प्रयास कर रहा था, इसको ध्यान में रखना। तो ब्राह्मण तथा कास्ट परिवारों का मुख्य योगदान है। धार्मिक चित्र में देवी देवताओं का चित्रण होता है, जैसे दुर्गा माता, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, दशावतार, सरस्वती आदि देवताओं के अनेक चित्रण लौकिक परंपरा के द्योतक है। तो ये तो हो गया देवता घर कह लीजिए इसको। अब आते हैं कोहबर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। शादी के बाद कोहबर में जाना होता है, ठीक है। तो कोहबर घर की सजावट होती है, तो इसके तहत कोहबर घर की सजावट उल्लेखनीय है। कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि शुरुआत होती है दंपति जीवन का शुरुआत होता है, ठीक है। दंपति जीवन में कामुक प्रवृत्ति का चित्र होने का मतलब क्या होता है? वंश वृद्धि को कहीं ना कहीं से इंडिकेट करता है, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। कोहबर घर के बाहर में रति तथा कामदेव, ठीक है, रति और कामदेव जी का चित्र बनाया जाता है, ठीक है। अंदर में पुरुष नारी जनन अंगों की आकृति भी बनी होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं कोहबर घर में कोनिया की सजावट। आप कोहबर घर में देखोगे ना, तो मान लीजिए कि ये घर है, ठीक है, सपोज देखना घर है, ठीक है। तो इसको 4 कोना हुआ, तो ध्यान में रखना एक कोना में ही किया जाता है, ऐसा नहीं कि बीच में जाके कर देगा, ठीक है। ये चित्र जो बनती है कहाँ पे बनती है? कोना में बनती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कोना में चित्र बनता है। तो कोहबर घर के कोनिया की सजावट होती है, इसके तहत कोहबर घर में कोनिया, ठीक है, की सजावट महत्वपूर्ण है। इसमें कोहबर घर के चारों कोनों पे यक्षिनी के चित्र बनाए जाते हैं। साथ ही पेड़ पौधे, पशु पंक्षी तथा चित्रकारी प्रतीकात्मक रूप से होती है। केला का किसका प्रतीक है? मांसलता का प्रतीक है, ठीक है, बलवान। मछली किसका प्रतीक है? तो काम उत्तेजना का प्रतीक है, ठीक है। सिंह किसका प्रतीक है? तो शक्ति के प्रतीक के रूप में। सुग्गा जिसको तोता बोलते हैं, क्या चीज का प्रतीक है? काम वाहक के प्रतीक के रूप में, ठीक है। हाथी घोड़ा किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में है। अब आते हैं बात करेंगे बांस किसका प्रतीक के रूप में है? तो बांस जो है वंश वंश वृद्धि के प्रतीक के रूप में। कमल का पत्ता स्त्री प्रजननीय प्रजनी इंद्रिय के प्रतीक के रूप में कमल का पत्ता। हंस एवं मयूर की बात करेंगे तो शांति के प्रतीक के रूप में। और सूर्य और चंद्रमा किसके प्रतीक के रूप में? तो दीर्घ जीवन के प्रतीक के रूप में, ठीक है। अब आते हैं जैसे किसी, ये आपने क्या देखा? ये आपने मुख्यतः आप देखा भित्ति चित्र। भित्ति चित्र किस पे किया जा रहा है? दीवार पे, चाहे गोसाई घर का दीवार हो, कोहबर का हो, दीवार में ही होता था, ठीक है। कोहबर घर के कोनिया की जो सजावट वो भी दीवार पे होती थी। ये सारे के सारे जो चित्र जो बनाई जाती थी, ये सबके सब दीवार पे। अब आते हैं अरिपन। अरिपन का मतलब होता है भूमि का चित्रण करना। अब भूमि का चित्रण कैसे करेंगे उसको देखेंगे। जैसे हम लोग ना क्या बोलते हैं गांव में, क्या बोलते हैं उसको यार, चावल को, अरबा चावल को पीसते जो है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बनाने अल्पना, खिलाने के लिए? अल- हाँ, पिट्ठा, पिट्ठा बोलते हैं, ठीक है। उसको ऐसे पिट्ठा। अरिपन कहा जाता है उसको, ठीक है। जी जी जी। बंगाल में इसको अल्पना कहते हैं, मिथिला में इसको अरिपन के नाम से जानी अल्पना जाती है, सर ठीक है। वो नीचे बनाया जाता है, साउथ में भी लोग बनाते हैं अपने घर के सामने, ताकि हाँ चिड़िया बिल्कुल, वगैरह ठीक है, खा सके। पोंगल के समय में, हाँ जी जी ठीक जी। है। तो बंगाल में अल्पना एवं मिथिला में अरिपन के रूप से परंपरा महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है। ये आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाला चित्र है। तो अरिपन कहाँ पे बनती है? अरिपन जमीन पे बनती है। भित्ति चित्र किस पे बनती है? दीवारों पे बनती है, ठीक है। जो 18 पुराणों एवं अन्य शास्त्रों में 7 तत्वों पर आधारित होते हैं। इन चित्रों को बनाने में किस चावल का प्रयोग किया जाता है? तो अरबा चावल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें हल्दी वगैरह मिला देते हैं, ठीक है, रंग जनरली मिला देते हैं, ठीक है, और उसे रंग में मिलाकर प्रयोग करते हैं। अब क्या बनाते हैं चित्र में? तो ध्यान रखें, मनुष्य और पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं, फूल पेड़ तथा फलों के चित्र बनते हैं, तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित चित्र बनते हैं, देवी देवताओं के चित्र बनते हैं, स्वास्तिक दीप आदि के भी चित्र बनते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, कब कब बनता है? तो विभिन्न अवसरों पे संबंधित प्रसंग, मतलब जो जो अवसर होते हैं उनसे संबंधित जो प्रसंग होता है उसके अलग अलग रूप में प्रचलित आपको देखने को मिलता है। जो लोक कथाओं की भांति पर्व त्योहार अनुष्ठान विवाह युगोपवीत
धार्मिक अवसरों के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे तुलसी पूजा के अवसर पे होता है, इस अवसर पे अविवाहित लड़कियों के लिए बनाए गए अरिपनों में ज्यामितीय आकारों, विशेष करके त्रिकोणात्मक और आयताकार आकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, विवाह और उत्सवों के अवसर पर इस अवसर पर बनाए गए अरिपनों में तरह तरह के पत्तियों के आकार का अरिपन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तीसरा जो होता है, एक पटचित्र होता है। ठीक है, तो ये पटचित्र जो होता है ना, ये कागज पे बनाते हैं या फिर कपड़ा पे बनाते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले भित्ति चित्र जो कि दीवार पे बनाते हैं, अरिपन जो होता है जमीन पे बनाते हैं, और पटचित्र जो होता है किस पे बनाते हैं, कागज पे बनाते हैं या फिर कपड़ा पे बनाते हैं। तो मधुबनी चित्रकला में पटचित्रों की भी अपनी भूमिका है, जिसका विकास प्राचीन भारतीय चित्रकला एवं नेपाल की पत्र चित्रकला से हुआ है। पत्र चित्र किस पे बनाते हैं, तो मुख्यतः छोटे छोटे कपड़ों और कागज पे ये चित्र बनाए जाते हैं। तो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, अगर पूछेगा शॉर्ट में तो बस बता देना भाई साहब, तीन प्रकार का होता है। भित्ति चित्र होता है, ठीक है, उसके बाद बात करोगे तो लिख देना अरिपन होता है, तीसरा जो होता है पट चित्र होता है। अगर बोलेगा बराबर 38 नंबर पे पूछा जैसे कि से पूछ दिया मधुबनी चित्रकला के, ठीक है, विशेषता को लिखें, अब बड़ा पूछ दिया 38 नंबर में, तो सबको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, टोटल को ही क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। डायग्राम बना के दिखा दीजिए, 3 टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद सबको एक्सप्लेन करना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके विशेषता, इसके फीचर्स क्या है, तो मधुबनी शैली के चित्रों पे चित्रित वस्तु में सांकेतिक स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, अगर किसी पंछी का चित्र बनता है तो इसका आकार ऐसा बनाया जाता है कि बस जान पड़े। ठीक है, ये कोई पंछी है, सटीकता नहीं रहती है, समझ रहे हो ना। मधुबनी चित्रकला में आप देखना, उसमें आदमी का चित्र बना था, सूर्य का चित्र बना, चंद्रमा का, वो स्पष्ट आपको नहीं दिखाई देगा इसमें है क्या ये। ठीक है, जैसे इसमें स्पष्टता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, भगवान जी का मूर्ति जूम नहीं होगा क्या ये, जूम तो हो गया लेकिन भाग गया उधर। एक मिनट, देख रहे हैं, ये सब चित्र देख रहे हैं, दिख रहा है तो मतलब ये है। ठीक है, लेकिन स्पष्टता का अभाव है। ठीक है, कोई इंसान ऐसा तो इन हो नहीं सकता है। ठीक है, सौंदर्य के लिए सब है। हाँ बस इसे ना, ये एक कलात्मक का प्रतीकात्मक रूप है। ठीक है, कला का प्रतीकात्मक रूप है। ठीक है, अस्पष्टता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसमें अस्पष्टता नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो चित्र जो दिखाया गया है, ऐसा कोई जानवर नहीं हो सकता है। ठीक है, मछली ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ये पैरोट है, ऐसा नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन लग रहा है सजावट से है क्या है, ऐसे कोई। हाँ लग रहा से ये क्या है, तोता है या फिर कोई चिड़िया है। ठीक है, मछली ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना रंग बिरंगी मछली। ठीक है, लेकिन प्रतीक के तौर पे क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है से, पंछी का चित्र बनाना है तो उसका आकार ऐसा बनाया जाता है कि बस जान पड़े कि कोई पक्षी है। ठीक है, यदि किसी आदमी का चित्र बनता है, उसमें शारीरिक सौंदर्य एवं सौष्ठव पर ध्यान देने की अपेक्षा पुरुषों अथवा स्त्री के व्यवसाय गुण एवं दार्शनिक पक्षों को सूक्ष्मता के साथ दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसके शरीर के बनावट पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, शरीर के बनावट पे ध्यान नहीं देखते, बस देखते हैं जो दिखाने का प्रयास करे उसे बस जान पड़े ये चित्र जो है पुरुष का है, ये चित्र क्या है, महिला का है। ठीक है, ऐसा बस दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पता चल रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है सीता माता है, ये क्या है, श्री राम प्रभु या फिर लक्ष्मण जी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धनुष तीर से दिखा दिया, सी क्या है, एक मेल हो सकते हैं। यहाँ पे फीमेल पर्सनालिटी को दिखा दिया उनके पहनावा और हवा से। तो बस यही चीज दिखाने की कोशिश की जाती है, बस जान पड़े
और ये चित्र मुख्यतः दीवारों पे ही बनाए जाते थे, मगर हाल में कपड़ों और कागज पे भी चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका मुख्य कारण क्या है? व्यावसायिक दृष्टिकोण। दीवार पे बना के तो बेच तो नहीं सकते हो, बेच सकते हो क्या? नहीं बेच सकते हो, लेकिन उसी को कागज पे बना दे, उसी को साड़ी पे बना दे, कपड़ा पे बना दे, क्या होगा? वो बिकेगा। बिकेगा कि नहीं बिकेगा? जैसे हाल फिलहाल में ही निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, साड़ी पहनी हुई थी, उसमें मधुबनी चित्रकला बनी हुई थी। तो व्यावसायिक स्वरूप में किसी को कला को जीवित रखने के लिए व्यावसायिक स्वरूप होना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप देखेंगे मुख्यतः पूरी तरीके से पटना कलम का क्या होगा? गायब हो गया, ठीक है। तो मधुबनी चित्रकला को जीवित रखने के लिए उससे व्यावसायिक स्वरूप बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए देखेंगे कुछ कुछ ट्रेन जो निकलती है उस क्षेत्र से, वो ट्रेन वगैरह पे भी बना हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसी कला के चित्र अंगुलियों अंगुलियों से या बांस की कुची से बनाया जाता है। कुची समझते हैं ना? कुची नहीं समझते हो? जी, बांस का अथी गांव रहता देहात है। में, हाँ, गांव देहात में बरस करने से पहले बांस से उसको कुच्ची बनाया जाता है, चबा चबा कर, ठीक है। तो उससे बनाते हैं। दांत साफ चित्रों में करने लोक के लिए। कल्पना की ऊंची उड़ान, कला से गहरा भावनात्मक लगाव, सुंदर प्राकृतिक रंगों का विशेष आकर्षक होता है। रंगों की विशिष्टता इस शैली का महत्वपूर्ण पक्ष है। अभी भी यह चित्रकला प्राकृतिक रंगों से कायम है। जैसे इसमें जो प्रयुक्त होने वाली जो रंग जो है, ठीक है, हरा, पीला, लाल, नीला, काला, केसरिया, नारंगी, बैगनी रंग है। इस रंग को बनाने के लिए भी अलग से प्रयोग किया जाता है। तो काला रंग कैसे बनाते थे? काजल एवं जौ जलाकर बनता है, ठीक है। तो काजल जो होता है ना, उससे काला रंग प्राप्त करते हैं। पीला रंग कैसे होता है? तो चूना एवं बेर के पत्तों का दूध मिलाकर बनाया जाता है पीला रंग। नारंगी रंग कहां से लाते हैं? पलाश के फूलों से नारंगी रंग बनाया जाता है। लाल रंग कहां से लाते हैं? तो भाई कुसुम के फूलों से अथवा सहतूत के फूलों से बनाया, सहतूत, ठीक है। हरा रंग कहां से होता है? तो सीम के पत्तों से बनाया जाता है हरा रंग, ठीक है। सफेद रंग चावल एवं उड़द के दाल से बनाया जाता है सफेद रंग, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी केमिकल का यूज नहीं होता है। अभी के चित्रकार करते होंगे, लेकिन सही रूप से अगर बात करें तो मुख्य रूप से क्या होता है? प्राकृतिक रंगों का ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है, भूलना नहीं है। चित्रण में रंगों का समायोजन क्या उल्लेखनीय है? पीला रंग किसको दर्शाता है? पीला रंग धरती को, उजला रंग पानी को, ठीक है, लाल रंग आग को, ठीक है, काला रंग वायु को, नीला रंग आकाश के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो अगर पे कहीं पे नीला रंग से पेंट किया गया आकाश है, ठीक है, काला रंग से प्रयुक्त वायु है, ठीक है, लाल रंग आग को प्रतीक करता है, उजला रंग पानी को करता है, पीला रंग धरती को। इस चित्रशैली के चित्र वर्तमान में बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशन के बाहरी भीतरी दीवारों पर चित्रित है। इसके अतिरिक्त पटना शहर के मुख्य दीवारों गंगा रिवर फ्रंट पे भी इस चित्रशैली को उकेरा गया है, ठीक है। आप जाओ मधुबनी दरभंगा रेलवे स्टेशन पे तो आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति हुआ का ललित नारायण मिश्र, जगन्नाथ मिश्र का तो नाम आपने सुने हैं ना, उनके ही भाई थे, ठीक है। ये बिहार के पहले रेल मंत्री थे, ठीक है। बिहार से बहुत सारे रेल मंत्री हुआ, जैसे लालू यादव भी बने, नीतीश कुमार भी बने, रामविलास पासवान भी बने, ठीक है। तो ये ललित नारायण मिश्र जो थे बिहार के पहले ही रेल मंत्री थे। समस्तीपुर स्टेशन पे इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। जगन्नाथ मिश्रा के बड़े भाई थे। इन्होंने इस शैली को, मतलब ये मिथिला कला को बढ़ाने में इनका काफी योगदान जाता है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति दिलाई थी। इस शैली के चित्रकारों में लगभग 95% चित्रकारों की संख्या महिलाओं की है, मतलब 95% महिलाओं की। इसीलिए क्या बोलते हैं? महिलाओं के चित्रकला की कला कहते हैं, ठीक। पटना कलम के क्या है? ठीक अपोजिट है। वहां पे 95% से ज्यादा पुरुष थे, यहाँ पे 95% से के आसपास महिला है। फिर भी कुछ पुरुष भी, जैसे नरेंद्र कुमार कर्ण, अरुण कुमार यादव तथा शिवन पासवान आदि चित्रकारों ने महिलाओं के क्षेत्र को चुनौती देने का सुप्रयास किया है, ठीक है। वर्तमान में बहुचर्चित तथा राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता महिला चित्रकार का नाम है भगवती देवी, ठीक है, महासुंदरी देवी, दोनों को पद्म श्री दिया गया 2010 में। यमुना देवी, सुश्री दुर्गा, बउआ देवी, शांति देवी, गोदावरी दत्त का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोदावरी दत्त ही शायद चर्चा में थी। भूला देवी, ठीक है, भूमा देवी, हीरा देवी, मुद्रिका देवी, नीलू यादव, भारती दयाल, जानकी देवी, श्यामा देवी, चंद्रकला देवी एवं कर्पूरी देवी, ठीक है, सबके सब पटना कलम से, सॉरी, मधुबनी चित्रकला से संबंधित। गोदावरी दत्त ने ही शायद निर्मला सीतारमन जी को साड़ी गिफ्ट किया था। मैं नॉट रॉन्ग, गूगल करके देखे तो किसने दिया था, हो सकता है नाम इस बार पूछ दे, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग से प्रसिद्ध चित्रकला स्वर्ण जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पे, पटना रेलवे स्टेशन पे, गंगा रिवर फ्रंट, मधुबनी रेलवे स्टेशन के दीवारों पर अंकित है। मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में बउआ देवी को 2017 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया।
बउआ देवी बिहार राज्य के मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव की निवासी है, ठीक है, ध्यान में रखना। साथ में दुलारी देवी का नाम ही नाम आपको ध्यान में रखना है। दुलारी देवी को भी दुलारी देवी 2021 की जो दुलारी देवी गिफ्ट ने की ही थी। साड़ी गिफ्ट किया है। अच्छा, दुलारी देवी ने दिया था, हाँ हाँ ठीक है। अरे ये भाई, नाम ध्यान में रखना है, ठीक है, पूछ देगा, मुझे गोदावरी दत्त याद आ रहा है, ठीक है। तो 2010 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इस बार गोदावरी भी दत्त चर्चा में भी है। जुड़ा हुआ है मिथिला पेंटिंग से, नहीं, मधुबनी से। मिथिला पेंटिंग से जुड़ा हुआ तो बात पता है, मैंने बोला था निर्मला सीतारमन जी को साड़ी किसने गिफ्ट किया था, ठीक है। तो निर्मला अच्छा। सीतारमन जी को साड़ी देने के समय उन्होंने कहा था जब आप बजट जब प्रस्तुत करेगी ना, तो उस समय ये साड़ी को आप पहनना, ठीक है। तो पहनी हुई थी साड़ी को, ठीक है। अब इसी तरह आप देखोगे मंजूषा शैली, तो अब नागपंचमी का त्योहार आप में से कितने लोग जानते हैं? नागपंचमी का त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है ना। जी। तो नागपंचमी के त्योहार में आप देखोगे तो वहां पे बिहुला बिसहरी का पूजा होता है, ठीक है। बिहुला बिसहरी का पूजा होता है, लोक कथा है। वहां पे ध्यान में रखिएगा ना, तो वहां पे दीवार पे वहां पे भी चित्र बनाया जाता है। किससे बनाते हैं दीवार पे चित्र? गाय के बनाते हैं गोबर ना से। दीवार पे चित्र, गोबर से हम्म, बनाते हैं, ठीक है। तो मंजूषा बांस शैली से बनाया संबंधित जाता है, है, ठीक है। उसमें हाँ, पिठाता है। अंग प्रदेश भागलपुर के क्षेत्र में ये कला क्या काफी अधिक प्रचलित है, ठीक है। बिहार में तो सब जगह है। तो बिहार के भागलपुर क्षेत्र अंग में सनई की लकड़ियों से बनी मंदिर शरीकी मंजूषा पर क्षेत्र में प्रचलित बिहुला बिसहरी की लोक कथाओं में वर्णित चित्रों को कुचियों द्वारा निर्मित किया जाता है। इस शैली में पात्र बायां भाग में चित्रित किया जाता है। चक्रवर्ती देवी इस शैली की प्रमुख चित्रकार है, ठीक है। कौन सी? चक्रवर्ती देवी, ठीक है। और इस शैली के चित्रों का विक्रमशिला एक्सप्रेस के गाड़ी डिब्बों पे आपको देखा जाता है। भागलपुर से चलती है विक्रमशिला एक्सप्रेस, दिल्ली तक आई थिंक जाती है, ठीक है। तो ये आपको वहां पे आपको दिख जाएगा मंजूषा शैली, ठीक है। भागलपुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? चक्रवर्ती देवी, ठीक है। और इनका ध्यान में रखना है, कुछ इनका दुलारी देवी है, बउआ देवी है, गोदावरी दत्त है, इन सब का नाम आपको ध्यान में रखिएगा। अब आता है जादव पटिया कला, ठीक है। तो जादव पटिया जो है ध्यान सर रखें ना, ये कहीं भी कहीं आपको है बुक ना। में कहीं कहीं बुक में चक्रधर देवी लिखा हुआ है। कौन सा चक्रवर्ती मतलब किससे? ये मंजूषा चित्रकला वाला। यहाँ पर चक्रवर्ती लिखा हुआ है, हो सकता हाँ, है वर्ती भाई में और उसमें धार में। देख चक्रधर लीजिए, देवी लिखा हुआ है, जिसका निधन 2009 में हुआ था। ये चक्रवर्ती देवी सर्च कीजिए तो रुकिए देखते आप हैं। देखिए जादव पटिया, ठीक है। ये भी एक संथाल के द्वारा, ये मतलब ना आदिवासियों का एक चित्रकला है। किसका है? आदिवासियों का, ठीक है। ये चित्रकला संथाल समाज के मिथक पर आधारित लोक शैली जो भारत में प्राचीन चित्रकला परंपरा से प्रेरित है। जादव पट्टी चित्रकला में जादव का अर्थ क्या होता है? चित्रकार होता है। अब पटिया का अर्थ होता है कागज या कपड़ा का टुकड़ा, ठीक है। उसको पटिया बोलते हैं। गांव देहात में आज भी देखिए गर्मी के दिन में क्या बोलता है? पटिया लेकर आना, तो उसमें हम लोग बैठते हैं, ठीक है, वो बनाया जाता है पटिया को, ठीक है। तब जादव का मतलब क्या होता है? चित्रकार होता है। पटिया का मतलब क्या? कागज या फिर कपड़ा होता है, ठीक है। तो ये कागज या कपड़ा पे इसको बनाया जाता है, ठीक है। इस चित्रों को बनाने वाला को संथाली भाषा में क्या बोलते हैं? जादू बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? चित्रकार होता है। यह कला उनका वंशानुगत व्यवसाय है, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता क्या है? धीरे धीरे समाप्त प्राय हो गई, ठीक है। यह चित्र सामान्यतः छोटे कपड़ों या कागज के टुकड़ों को जोड़ के बने पटों पर अंकित किया जाता है, ठीक है। आप बोलोगे ऐसा चित्र आप कहीं पे आप देखना ना, कैसे मैं बताऊं, बैठने वाला ही होता है, ठीक है, इस आकृति का आता है, ऐसे 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 इस पे चित्र बना रहता है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सबको जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। और सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एक बड़ा सा बन जाएगा, ठीक है। फिर उसका प्रयोग होता है पूजन वगैरह के काम में, अच्छा लगता है, लोग बैठे उठे, ठीक है। छोटे छोटे कागज को बनाया जाता है, फिर सबको क्या करते हैं? आपस में प्रयुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो कागज के टुकड़ों पे, छोटे कपड़ों पे बनाते हैं और जोड़ कर बने पटों पे अंकित किया जाता है। प्रत्येक पट की बात करेंगे तो 15 से 20 फीट चौड़ा होता है, जिस पर 4 से 16 चित्र निर्मित किए जाते हैं। इस चित्रकला में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा रंग का प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब आप जो है सही सो आपको ध्यान क्या? सही है सर, चक्रवर्ती देवी ही थी, मेरे में गलती दिया हुआ है क्राउन में। क्राउन, बाप रे बाप, क्राउन बहुत खतरनाक किताब है, क्राउन नहीं पढ़ना। देखिए 2 पब्लिकेशन का ये किताब बुक मत बहुत पढ़िएगा, ही ठीक अच्छा है। है ये सर। ठीक है, पोजीशन है ना। क्राउन मत पढ़िएगा, ठीक है, स्पेशली गलती दिया बिहार हुआ के है। संदर्भ में। क्राउन में तो जी। शुरू में ही बहुत गलती थी। एक आती है महेश कुमार बनवाल की किताब, सब आती है ना, उसके किताब से दूरी बना के रखना चाहिए, बहुत फैक्ट गलत होता है। क्राउन पब्लिकेशन तो बिहार का बहुत गलत है इसमें,
शुरू में मैंने कुछ समय पढ़ाया था, फिर मैं देखा हर जगह पे गलती मिल रहा है, तो आदमी गलती मिल कितना रही है फैक्ट आगे। याद रखेगा, तो आप जी। उसको हटा देना होता है। महेश कुमार बर्णवाल के बारे में क्या बताएं? महेश कुमार मनवाल की जो आती है ना, वो सभी किताब में बहुत फैक्ट गलत होता है। अ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे थंका चित्रकला। ठीक है। थंका चित्रशैली बिहार की चित्रशैली न होकर तिब्बती है। ठीक है। ये मुख्यतः बौद्धिज्म से संबंधित है, ध्यान रखना। किससे है? बौद्धिज्म से संबंधित थंका चित्रकला। ठीक है। बिहार के चित्रकला शैली न होकर तिब्बती चित्रशैली, क्योंकि बुद्ध की शैली की चित्रकला का उत्थान बिहार में हुआ था, तो उस समय कला के लिए उत्पन्न बिहार से विश्व के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। इसी कारण इस शैली को बिहार की चित्रशैली भी कहा जाता था। ठीक है। क्योंकि बुद्धिज्म का कहीं ना कहीं से धरती जो था बिहार था, तो तिब्बती जो धर्मगुरु सब जो आते थे, तो उन्हीं के द्वारा एक शैली का क्या हुआ, बिहार में विकास हो गया। और उसके बाद ये शैली जो था बिहार से भी बहुत जगह पे गया। ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आगे चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे राहुल संकीर्तन द्वारा संग्रहित थंका चित्रकारी से 109 चित्र पटना संग्रहालय के एक भाग में संरक्षित है। ठीक है। तो राहुल संकीर्तन के द्वारा संग्रहित है, और 109 चित्र जो है पटना संग्रहालय में आपको दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद जातक कथा, जो कि बुद्धिज्म से संबंधित है। बुद्धों के धर्मोपदेश, भारतीय आचार्यों एवं तिब्बती संतों के जीवन का मुख्य वर्ण विषय बनाने वाली ये चित्रशैली पट एवं मंडल धार्मिक चित्रशैली से जुड़ी हुई है। ठीक है। ये इतना वही कुछ आपको क्या है, ध्यान में नहीं संस्कृत रखना है। ज्ञान? राहुल संख्या वही किसान वो जो हाँ, किसान आंदोलन वाले कवि भी थे राहुल छपरा, संकीर्तन। ठीक है। छपरा से, हाँ। हाँ। इन चित्रों के विषयों का वर्ण स्पर्श किया गया। दिव्याला, ठीक है, अभिधर्मोपदेश, धर्मपाल, अंध प्राकृतिक एवं मंडल, इन चित्रों के रंग संयोजन के अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। मुख्यतः ये बुद्धिज्म से संबंधित है। ठीक है। पटना संग्रहालय में 109 चित्र हैं, जो कि मतलब राहुल संकीर्तन के द्वारा संग्रहित है। ठीक है। उसके इसके तिब्बती चित्रशैली भी कहते हैं। ठीक है। और जादव पटिया जो था किसके आदिवासी चित्रकला शैली है, जो कि मतलब कौन सा समाज है, संथाल समाज से संबंधित है। तो इसको आपको मंजूषा भागलपुर के क्षेत्र में। ठीक है। तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा सांझी कला भी देख लेते हैं। ये पटना के आसपास में भी फैला था। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की चित्रकला शैली है। ब्रज क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? जहाँ पे श्री कृष्ण जी का निवास स्थान था ना। ठीक है। ब्रज क्षेत्र बोलते हैं, मथुरा वाला क्षेत्र। तो वहां के अलावा पटना तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से प्रचलित है। इस शैली में अल्पना, रंगोली और अरिपन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः जमीन पे किया जाता है। ठीक है। कला समिति से कला शैली न मानकर मात्र एक कला मानते हैं। ठीक है। तो कला की शैली नहीं है, केवल एक कला है, ऐसा जो कला को जो समझते हैं उनके द्वारा कहा गया है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार में लोकगीत, जो कि कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बिहार में किस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है। जैसे संस्कार गीत होता है, जन्म के समय में सोहर वगैरह होता है, ऋतु गीत होता है जो कि मौसम के समय, जैसे भी होली आ रहा है तो उसमें फगुआ गाया जाएगा, चैत में चैता होता है, कजली होता है, एक गाना सालों भर गाया जिसको 12 मासा कहते हैं। पर्व गीत में छठ, दिवाली, जितुआ होता है ना, जितिया। ठीक है। पिरिया, रामनवमी, जन्माष्टमी के गीत होते हैं। पेशा गीत में बात करेंगे, रोपनी के धान रोपनी के समय में बिहार में गीत गाया जाता है, वो है। गाथा गीत भी होता है, जैसे लोक लोरिकियान होते हैं। ठीक है। जो कि यादव समुदाय के द्वारा गाया जाता है। नायका बंजारा गीत है। बिजायमल गीत है, जो कि वीरता को कहीं न कहीं से रिप्रेजेंट करता है। नचारी जो है, जो कि विद्यापति जी के द्वारा नचारी, जो कि शिव स्तुति है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, नूनाचार है, मिरियान है, अमर सिंह बरिया का गीत है। ठीक है। अमर सिंह बरिया काफी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है। बहुत वीर पुरुष थे। ठीक है। तो ये सब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। राजा हरिश्चंद्र जी का भी गीत है। जाति संबंधी भी गीत गाए जाते हैं बिहार में। बाल क्रिया गीत है, विशिष्ट गीत है। तो ये सब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको पढ़ कर आइएगा। बिहार का क्या, तो प्रचलित लोकगीत। ठीक है। आज मैंने चित्रकला सारा पढ़ा दिया आपको। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी पूछते हैं, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा दिया।